नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता चौथी छापा इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि चैनल से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, छापा इस कविता पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। देखते हैं पद्यांश क्रमांक पहला। कहाँ है पद्यांश क्रमांक पहला? अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 पर है। कौन सा है पद्यांश? हाँ, आप किताब निकालिए और वहां पृष्ठ क्रमांक 65 पर देखिए। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर अक्षर। वो कहते हैं सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब पैसा। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भी भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे वे उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, मतलब रुपये। कवि ने बता दिया, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। छापा, छापा का मतलब धावा, मराठी में उसे धाड़ कहते हैं। सोना एक कीमती धातु जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। और दूसरा सोना का अर्थ होता है नींद। और सुवर्ण मतलब सोना, और सुवर्ण मतलब होता है सुंदर अक्षर। रोष, क्रोध, काव्य, कविता, बिखेरे, फैलाए, छिटकाए, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, अनधिकृत, जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित किसी प्रकार, प्राप्त या एकत्र किया हुआ। अर्थ मतलब संपत्ति, पैसा। अर्थ का दूसरा अर्थ होता है साहित्य में भावार्थ। मतलब जो उसका अर्थ होता है कड़क कर, तेज स्वर में बोलना। चांदी, चांदी एक धातु है। चांदी, बालों की चांदी। उद्भ्रांत, उद्विग्न, हैरान। नोट मतलब रुपये। नोट दूसरा अर्थ होता है परीक्षा के पहले जो टिप्पणी निकालते उसे कहते हैं नोट। परीक्षा मतलब इम्तिहान। छात्रों, यहाँ पर हमें कुछ कृतियां हल करनी, तो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आपको इस परिचित को ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और उस पर आधारित जो यहाँ पर कृतियां दी उसे हल करना है। कृति पहली आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों द्वारा कवि से मांगी गई चीजें। क्या क्या मांगा कवि ने? कवि को छापा मारने ने सोना मांगा, अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ मांगा, चांदी मांगी और नोट मांगे। दूसरा प्रश्न है, छात्रों ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला, कवि के, ये उत्तर आना चाहिए। दूसरा शब्द है अपने काव्य में, ये उत्तर आना चाहिए। तो प्रश्न कैसा बनेगा? किसके घर छापा पड़ा? अर्थात कवि के घर में। तो आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा, कवि ने सुवर्ण कहाँ बिखरे हैं? सुवर्ण मतलब अच्छे अक्षर कहाँ बिखरे हैं? अपने काव्य में, ये उसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वे छापा मारने वाले, वे मतलब कौन छापा मार ले? रोज से बोले तो कवि किस प्रकार बोले? वे रोज बोलते कवि कैसे जोश में बोले। और वे छापा मारने वाले कड़क कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले? कवि भड़क कर बोले। तो यहाँ उत्तर दिए उसके। वे रोश में बोले तो कवि जोश में बोले, वे कड़क कर बोले तो कवि भड़क कर बोले। आकलन कृति दूसरी, संजाल पूर्ण कीजिए। यहां जरा ध्यान से देखिए, छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। मतलब छापे वाले ने जो मांगा उसका अर्थ अलग था और उसी का अर्थ कवि ने अलग समझ लिया। तो कौन सा कवि ने अर्थ समझ लिया उस शब्द का? यह सोना।
सोना का अर्थ छापे वाले ने धातु समझा, कीमती धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन उसी सोने का अर्थ कवि ने क्या समझा है? नींद लेना, सो जाना, ये समझा है। इस तरह से कौन कौन शब्द ऐसे हैं तो आपको लिखने हैं। किस तरह से आएंगे उत्तर? इस तरह से सोना धातु है तो उसका अर्थ कवि ने ले लिया नींद लेना, मतलब सो जाना। अर्थ मतलब संपत्ति, कविताओं का अर्थ कवि के अनुसार कविताओं का अर्थ। तीसरा है चांदी, मतलब सफेद कीमती धातु जिसके आभूषण बनाए जाते हो, और कवि ने उसका अर्थ मतलब समझ लिया बालों में सफेद, सफेदी, बालों में जो सफेदी आती है वो। नोट, अधिकारियों के अनुसार नोट का अर्थ होता है रुपये, पैसे, और कवि ने उसका अर्थ समझ लिया टिप्पणी बनाना। अगला प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाकर लिखिए। यहां पर ये उत्तर समझ लीजिए और आपको उसका प्रश्न बनाना है। वे आए, घर में घुसे, इसका प्रश्न बनाना है। तो कैसा बनेगा प्रश्न? देखिए, वे आकर कहां घुसे? घर में घुसे। दूसरा प्रश्न क्या होगा? वे कई रात से नहीं सोए हैं। आपको प्रश्न बनाना है, कैसा प्रश्न होगा? वे कब से नहीं सोए हैं, इस तरह से। तीसरा वाक्य है उत्तर, अर्थ उसकी कविता में है, तो प्रश्न कैसा होगा? अर्थ कहां है? देखिए तीसरा, अर्थ कहां है? चौथा कैसा होगा प्रश्न? वे नोट परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे, तो प्रश्न कैसा होगा? वे नोट कब तैयार करेंगे, इस तरह से। छात्रों अगला प्रश्न है, कृतियां जो है वो क्या है? कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? सुवर्ण, चांदी और मुद्रा, इसकी जोड़ियां मिलानी है। जैसे मुद्रा इसका होता है चेहरे पर, सुवर्ण काव्य कृतियों में, इस तरह से। तो कैसी होगी जोड़ियां? देखिए, अर्थ नई कविताओं में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर, ये है उसका उत्तर। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी भावार्थ, पद्यांश की पंक्तियां जो है कौन सी? वे कड़क कर बोले, पहले करूंगा तैयार, यहां तक। कौन से है वाक्य? देखिए, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा, इस तरह से कह दिया। इस पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ कैसा होगा? इस तरह से। कवि कहता है कि जब छापा मारने वालों ने उनकी कड़ी आवाज में चांदी के बारे में पूछा तब वो भी उन पर भड़कते हुए बोले कि उनके बालों का रंग धीरे धीरे चांदी के समान अर्थात सफेद होता जा रहा है। कवि के अटपटे जवाब सुनकर वे सभी भ्रम में पड़ गए, और जब अपनी बात को समझाने के लिए उन्हें नोट अर्थात रुपये पैसे के बारे में पूछा तब कवि ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि नोट परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। यहाँ पर कवि ने अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए आयकर विभाग की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। छात्रों पद्यांश क्रमांक दूसरा कहाँ है? आप पुस्तक में देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 और 66 पर है। कौन सा है परिच्छेद? देखिए, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुंह पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियोन को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, सब पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकोन को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे।
निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, ये जो परिच्छेद है इसे आप ध्यान से पढ़िए और इस पर जो आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है वो देखिए। गरजना मतलब जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा मतलब सिक्का, और मुद्रा का दूसरा अर्थ होता है मुख, चेहरा। लरजना मतलब कांपना, हिलना डुलना, भयभीत होना। नोचना किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पीपियो मतलब ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मिट्टी का बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है या बच्चों की बैंक उसे कहा जाता है। कनस्तर टीन का चौखुटा पीपा। मटका मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड रिक्त संसार। अरण्य कांड यहाँ अर्थ है बिखरा हुआ। मुरझाना चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र क्रोधपूर्ण, करुण दया अनुकंपा। पछताना कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। तो आकलन कृति है पहली, संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी, जो छापे वाले उन्हें क्या क्या टटोला और उन्हें क्या क्या खाली मिला। तो कौन सी वस्तु खाली थी? ये अलमारी खाली थी, टूटी अलमारी जो दिखी थी उन्हें वो खाली थी। संसार जो संसार घर है उनका पूरा, उसमें जो रसोई है, रसोई का कमरा, पाकघर, वहां गए तो वहां पीपी उनको टटोला, तो रसोई की पीपियां भी खाली थी। बच्चों का गुल्लक, जहां एक मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बच्चे पैसे इकट्ठा करते, जमा करते हैं, वो जो उसे गुल्लक कहते हैं। यह जो बच्चों का गुल्लक वो भी खाली था। कनस्तर मतलब मटके। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। शयन कक्ष में पाई गई चीजें। शयन कक्ष में क्या क्या देखा? तो शयन कक्ष में फटा हुआ तकिया होता, टूटी हुई अलमारी थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा, पद्यांश में प्रयुक्त दो रस। पद्यांश में कौन से दो रस आए हैं? एक है रौद्र रस, दूसरा है करुण रस। और कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। छापा मारने वाले पहले आए तो उनका भाव कैसा था, और जब पूरा घर ढूंढ लिया तो उसमें क्या देखकर कैसा परिवर्तन हुआ, देखते हैं। छापा मारने वाले में आया परिवर्तन किस तरह से हुआ होगा? इस तरह से, उनका खिला चेहरा मुरझा गया। पूरा अरण्य कांड देखकर कवि के घर में चेहरा मुरझा गया छापे वालों का। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, और असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला हो अरण्य कांड, दूसरा उत्तर हो असफलता, तीसरा उत्तर हो मुद्रा, और चौथा हो शयन कक्ष। तो प्रश्न कैसे बनेंगे छात्रों? इस तरह से, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? जरा देखिए, ढूंढिए कैसा है इसका मतलब। तो अरण्य कांड, अरण्य कांड देखा और चेहरा उनका मुरझा गया। कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता मिली। क्या मिली? असफलता। आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है। तीसरा, कवि ने छापा मारने वालों से अपने मुंह पर क्या देखने के लिए कहा? मुद्रा। क्या देखने के लिए कहा? मुद्रा देखने के लिए कहा। चौथा उत्तर आना चाहिए शयन कक्ष। छापा मारने वाले कहां घुस गए? अर्थात शयन कक्ष में। प्रश्न क्रमांक अगला है, कौन सा? आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। तो कौन सी स्थिति देखकर अभावग्रस्त लग रहा है? तो रसोई की खाली पिपियों को टटोला, और लेखक के घर की जो हालात है वो कैसी दिखाई देने लगी? अभावग्रस्त दिखाई देने लगी। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है। तो प्रथम 4 पंक्तियां कौन सी है? जरा देखिए। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्रा आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे।
इन पंक्तियों का आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कैसा होगा, इस तरह से। कवि ने बताया कि जब छापा मारने वालों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल गए, तब वे कवि पर गरजते हुए बोले कि मुद्रा अर्थात धन की मांग कर रहे हैं। वे धन की मांग कर रहे हैं। कवि ने भी कांपते हुए कहा कि उनके पास जो मुद्रा है वो उनके मुख पर है। कवि का जवाब सुनकर छापा मारने वाले खड़े होकर कुछ सोचने लगे। छात्रों, पद्यांश क्रमांक तीसरा क्या है? पद्यांश क्रमांक तीसरा कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 66 पर है। देखिए कौन सा है। सिर झुकाकर वापस जाने लगे, मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें तो आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। छात्रों, इस परिचित को ध्यान से पढ़िए और इस पर कृतियां जो दिए उसे हल कीजिए। सिर झुकाना मतलब शर्मिंदा होना। सिर धुनना मतलब पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त मतलब लकड़ी का बना हुआ तख्ता, या उसे बाग कहते हैं हम, लकड़ी का बाग, बैठने के लिए कहते हैं। कृति पहली आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, क्या मांगा? क्या मांगा जरा ढूंढिए। कुछ धन, एक तख्ता, वो मांगा है। उत्तर कैसे लिखना है आपको? कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, कुछ धन मांगा, एक तख्ता मांगा। दूसरा प्रश्न है कवि द्वारा छापा मारो को दिए गए सुझाव। कवि ने जो छापा मारने आए थे उन्हें कुछ मिला नहीं, तो उन्हें सुझाव कौन सा दिया कवि ने? हाँ, सुझाव पहला, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, ये पहला सुझाव दिया। और दूसरा सुझाव, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए ना, ये सुझाव दिया है। प्रश्न क्रमांक अगला, संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। जो संपन्न घर होते हैं उनके घर में संपन्नता है, ये दर्शाने के लिए कौन सी पंक्ति इस कविता में आए हैं, काव्य में आई हैं? वो पंक्ति कौन सी है? ये, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है। इन पंक्तियों से संपन्न घर की स्थिति दर्शाई जाती है। आकलन कृति दूसरी, संजाल पूर्ण कीजिए। धातु, इन कविताओं में दो धातुओं के नाम आए हैं। फर्नीचर, दो फर्नीचर के नाम आए। पद्यांश में प्रयुक्त शब्द आए, कौन कौन से आए जरा? धातु एक है सोना और चांदी, और फर्नीचर पलंग और सोफा। छात्रों, प्रश्न दूसरा है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके अर्थ निम्नलिखित शब्द हो। पहला उत्तर आना चाहिए तख्त, दूसरा आना चाहिए अनधिकृत, तीसरा आना चाहिए पलंग, और चौथा धन। तो कैसा होगा, क्या होगा उत्तर? तख्त। ऐसा प्रश्न बनाना है। लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं, अर्थात तख्त डलवाने के लिए कहते हैं, ये उत्तर है उसका। लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं, खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? अनधिकृत अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा, जो गलत रास्ते से कमाया ओ, तो उसे कहते हैं अनधिकृत। तीसरा, परिच्छेद में सोफे के अलावा सोने चांदी से बनी और किस प्रकार या किस वस्तु का उल्लेख हुआ है, अर्थात सोफे के बाद सोने चांदी का पलंग, इस शब्द का उल्लेख हुआ है। चौथा, लेखक के घर में क्या बिल्कुल नहीं है? लेखक के घर पर बिल्कुल धन नहीं है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी उनका आपको भावार्थ लिखना है। बहुत अच्छी, पंक्तियां कौन सी? बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तक तो डलवा दीजिए। इन पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ कैसा होगा? अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापस जाने लगे, तो कवि ने उन्हें रोक कर कहा,
आप मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, तो ऐसी हालत में मेरी ये स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही है निकल लेना। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें, अपने छात्रों अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।